नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। फुटपाथ पर सो रही महिला की हत्या की गई। रस्सी का गले में फंदा बनाकर और पत्थर से सर कुचलकर मौत के घाट उतारा गया। हत्यारे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सहयोगितागंज थाना इलाके का पूरा मामला है, पुलिस जांच में जुटी है। अब रास्ते में सो रही महिला की हत्या क्यों की गई है, कारण क्या थे, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई अवैध प्रेम संबंध था, ये तमाम सवाल से खड़े हो रहे हैं। सहयोगितागंज थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर रोड में सो रही महिला का गला दबाते हुए उसका सर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंदौर से बड़ी खबर है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और सहयोगितागंज थाना इलाके का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फुटपाथ पर महिला सो रही थी। देर रात का पूरा मामला है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए, पूरी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। फुटपाथ पर सो रही महिला का पहले तो रस्सी का फंदा बनाकर उसका गला दबाया गया और उसके बाद भारी भरकम पत्थर उसके सिर पर मार दिया गया। सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, आखिरकार महिला के साथ क्या रिश्ते थे, क्यों इस जघन अपराध किया गया? बिल्कुल रीनू, जिस प्रकार से ये पूरा सीसीटीवी सामने आया है उसमें ये मालूम होता है कि कुछ ना कुछ पुरानी रंजिश के चलते जो युवक है उसने महिला को मौत के घाट उतारा। हालांकि पुलिस के पास जब सीसीटीवी आए तो उसके हुलिया के आधार पर पुलिस ने कई संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे फिलहाल पूछताछ हुई। चूंकि आरोपी की अब तक औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिल सकी है, संभवतः आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आखिर किस वजह से उसने इस महिला को मौत के घाट उतारा। क्या कोई पुरानी रंजिश थी अथवा कोई तात्कालिक विवाद था। लेकिन कुल मिलाकर फुटपाथ पर सो रही जो महिला थी उस पर इस जो सिरफरा युवक है उसने पहले हत्या करने की नियत से उसके रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाला और जब महिला छटपटाती रही तब जाकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। तो कुल मिलाकर उसका जो नियत थी वो कहीं ना कहीं उसे मौत के घाट उतारने की नियत थी। लिहाजा उसकी सुबह जब उसका शव मिला तो पुलिस ने आसपास जाकर इलाके में पड़ताल शुरू की। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर, हुलिया के आधार पर जो संदिग्ध है उसकी पहचान हो सकी है। पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी, तो जो संदिग्ध है और जो महिला फुटपाथ पर सो रही थी, विकास, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उसके साथ और कोई नहीं था, कोई परिवार उसका नहीं है? ये कोई परिवार ना होने की वजह से ही संभवतः महिला फुटपाथ पर सो रही होगी। हालांकि सब मिलने की जानकारी पुलिस को मिली थी और उसी आधार पर, उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर पड़ताल शुरू की थी। और शुरुआती दौर में इस प्रकार की भी आशंका जताई जा रही थी, कोई अनहोनी की आशंका या दुराचार की आशंका भी पुलिस व्यक्त कर रही थी। लेकिन मेडिकल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और के बाद में ये भी स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर किस तरह की चीजें सामने निकल कर आई, क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी कोई ना कोई पुरानी रंजिश इस महिला के साथ जरूर रही होगी। हालांकि जो महिला है वो अक्सर फुटपाथ पर ही सोया करती थी। इस प्रकार की जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। जी, जो आरोपी युवक है विकास, वो कौन है? क्या वो पहले भी आसपास के इलाकों में देखा गया है या फिर इसका कोई रिश्तेदार है या कोई अवैध संबंध जैसी कोई खबर? ये अब तक बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी रीनू, चूंकि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और ना ये जो महिला है इसका भी कोई पारिवारिक सदस्य भी सामने अब तक नहीं आया है। परिजन नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। लिहाजा फिलहाल यही माना जा रहा है कि आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक ये वजह स्पष्ट नहीं होगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। और आप देखिए कि रामविलास पासवान जो काफी लंबे वक्त से बीमार थे और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे सियासी गलियारों में शोक की लहर है और ये सीधी तस्वीरें जहां पर रामविलास पासवान जी के जो परिवार हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके पहले उन्होंने ट्वीट करके भी शोक संवेदना व्यक्त की थी और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक संवेदना व्यक्त की थी। अभी उनके घर पहुंचे हैं, वहां के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं जितने भी घर के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये एक ऐसी घड़ी है जब बहुत ज्यादा जरूरत है एक ढांढस बंधाने की और उस ढांढस बंधाने के लिए ही पीएम मोदी इस वक्त रामविलास पासवान के घर पहुंचे हुए हैं।
तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन में शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और शोक सभा में शामिल हुए हैं। और चूंकि कोरोना है और इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी एक पर्सनल क्षति बता रहा है। उनका कहना है कि उनकी खुद की क्षति है, क्योंकि रामविलास पासवान जी का जिस तरीके से बाकी सभी के बीच में एक सामंजस्य था, एक अच्छी पकड़ थी, जनता के बीच में अच्छी पकड़ थी, जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है, जो भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उन्होंने बखूबी निभाई हैं। और ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और यहां से अभी वे वापस जा रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर इंदौर में गाड़ी टकराने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक की यह पूरी घटना है और वाहन टकराने की बात पर विवाद हुआ था। छोटी सी टक्कर थी और इस बात के चलते विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, पथराव हो गए, 3 लोग जख्मी हो गए, अस्पताल पहुंच गए और आपस में मारपीट के चलते घरों पर पथराव किया गया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। और संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हो गया, जो लोग घायल हुए उनकी हालत कैसी बनी हुई है? अब विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? तो शायद विकास नहीं सुन पा रहे हैं। और इंदौर में मामूली विवाद था, वाहन की टक्कर हो गई थी और इस टक्कर में दो पक्षों के बीच में इतना तेज झगड़ा हुआ कि एक दूसरे के घरों पर भी पथराव शुरू कर दिया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस पत्थरबाजी में लाठी डंडों के बीच में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जो 3 लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। हालत हालांकि खतरे के बाहर बताई गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाकया कैद हुआ और उसके बाद पुलिस मामले में अब जांच कर रही है। छोटा सा विवाद था गाड़ी टकराने का, गाड़ी की टक्कर के चलते ये विवाद बढ़ा और दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। और संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? तो विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इंदौर का ये पूरा मामला है, जहां पर मामूली विवाद था और मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चल गए। यहां तक कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पथराव भी किया, पत्थर भी फेंके और इस पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी हो गए हैं और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच लसूड़िया थाना पुलिस कर रही है। खबर जबलपुर से, जहां पर निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को कोई राहत नहीं मिली है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने निलंबन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा गया। पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी थी और अपनी पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो वायरल होने के बाद से राज्य सरकार ने इन्हें पहले ट्रांसफर किया था और उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और इस सस्पेंशन को उन्होंने चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी कैट में और हालांकि अदालत से भी इन्हें कोई सही रास्ता नहीं मिला है। इनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि राज्य सरकार से जरूर जवाब तलब किया गया है। सवाल पूछा गया है कि बिना एक पक्ष के जाने उन्हें निलंबित क्यों कर दिया गया। तो राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सवाल किया गया है, लेकिन जो याचिका लगाई गई थी पुरुषोत्तम की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। निलंबन की कार्रवाई को चुनौती उन्होंने दी थी, लेकिन इस पर कोई राहत पुरुषोत्तम शर्मा को नहीं मिली है।
दमोह के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के हिंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम हिंडोरिया थाना में पदस्थ एसआई चौधरी और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने की बात कहते हैं। ऑटो चालक के पास मौके पर कागजात नहीं होने की स्थिति में चेकिंग पॉइंट के नजदीक ही उसका निवास होना बताकर शीघ्र परिजनों के द्वारा कागजात उपलब्ध कराने की जब बात कही जाती है तो पुलिस ऑटो चालक पर जमकर भड़क उठती है और उसकी गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान महिला कर्मचारियों के सामने पुलिसकर्मी गाली देते रहते हैं और वर्दी को शर्मसार करते रहते हैं और साथ ही यातायात कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं। हमारा नहीं मंगा रहा है। तो देखिए चेकिंग के नाम पर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई और इसका ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। श्योपुर में लोकायुक्त टीम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर छापा मारा और छापामार कार्रवाई के दौरान आरोपी कार्यकर्ता के घर से आय से 30 लाख रुपए ज्यादा की संपत्ति मिली है। टीम ने आरोपी महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला शहर के आईडीबीआई बैंक के पीछे वाली गली का है, जहां ग्वालियर की लोकायुक्त टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर पदस्थ कार्यकर्ता ईवा चौहान के घर छापामार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर देखा कि बेहद कम वेतन पर नौकरी करने वाली कार्यकर्ता का शहर में मुख्य जगह पर 2 मंजिला आलीशान भवन है और इसके साथ ही लाखों रुपए की अन्य प्रॉपर्टी और सोने चांदी के जेवरात भी टीम को मिले हैं। लोकायुक्त टीम का कहना है कि महिला द्वारा अब तक अपने वेतन से महज 12,70,000 रुपए कमाया है, लेकिन उसके पास 43,07,000 रुपए की प्रॉपर्टी मिली, जो कि आय से अधिक संपत्ति की श्रेणी में आ रही है। अनाविदिका है श्रीमती ईना चौहान। ये आंगनवाड़ी केंद्र 2A श्योपुर में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है। वर्ष 2007 में ये विभाग में नियुक्त हुई थी, तब मात्र 1,000 रुपये वेतन प्राप्त होता था और वर्तमान वेतन 10,000 रुपये है। इनकी ये शिकायत हुई थी कि इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसकी जांच लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में की गई और जांच में पाया गया कि इन्होंने अभी तक लगभग 43,70,000 रुपये व्यय किया है और इनकी आय जो है मात्र 12,70,000 रुपये लगभग की हुई है। इस प्रकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में इनके द्वारा कोई खबर भोपाल से, जहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों के तबादले, 6 संयुक्त कलेक्टर और 6 डिप्टी कलेक्टर के पद पर तबादले हुए हैं। ग्वालियर, भिंड, राजगढ़, मुरैना जैसे चुनाव वाले जिलों में ये नियुक्तियां हुई हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त से जमे अधिकारियों को हटाया गया है और जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि जहां पर चुनाव होंगे वहां पर 3 साल से ज्यादा के जो अधिकारी काम कर रहे हैं A ग्रेड के, उनका तबादला किया जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण समझ सकते हैं कि कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि चुनाव के मद्देनजर जो 3 साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी थे उनका तबादला यहाँ पर किया गया है। और इस कड़ी में 12 अधिकारियों के तबादले हैं, जिनमें 6 संयुक्त कलेक्टर और 6 डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर कोकीन सप्लाई मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पड़ोसी राज्यों से पुलिस ने हिरासत में लिया है। रायपुर और बिलासपुर के आरोपी बताए गए हैं। पुलिस आज मामले का खुलासा कर सकती है। पकड़े गए आरोपियों के कई बड़े लोगों से पहचान है। पकड़े गए आरोपी रसूखदार भी हैं। बड़ी पार्टियों में सप्लाई होती थी कोकेन और पुलिस ने 30 सितंबर को 17 ग्राम कोकेन के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो कई लोग भी इसकी जद में आए। अन्य राज्यों से भी इसके तार जुड़े हुए बताया गया और 17 ग्राम कोकेन के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पूरे मामले का आज पुलिस खुलासा कर सकती है।
तो वहीं एमपी की 28 सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन जमा होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अधिसूचना जिला स्तर से जारी होगी और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नामांकन पत्र और शपथ पत्र ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं और इसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। इसे नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर को होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मरवाही विधानसभा उपचुनाव आज जारी होगी अधिसूचना और अधिसूचना के साथ ही नामांकन भी शुरू हो जाएगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी और 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आज से शुरू होगी और 10 नवंबर को खत्म होगी। रायपुर से खबर है जहां पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में प्रमुख तौर पर प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे पीएल पुनिया। मरवाही उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस किस तरीके से अपनी जीत पक्की कर सकती है, किस तरीके से काम करना है, क्या चुनावी प्रचार होंगे, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर पीएल पुनिया मंथन करेंगे। और सबसे खास बात यह है इस बैठक में चुनावी मंथन के साथ साथ किसे यहां से उम्मीदवार घोषित किया जाएगा जो कि मैदान फतेह कर सके, किसकी कितनी पकड़ है, जनता के बीच में कितनी समझ है और साथ ही उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है अन्य क्षेत्रों में, अन्य विभागों में, वो कैसा रहा है। ये तमाम चीजें देखते हुए अपना उम्मीदवार भी तय होगा और बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया जाएगा। तो उपचुनाव के रण में अब मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान है, जहां पर सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आगर, हाटपिपलिया, सुवासरा में सम्मेलन करेंगे, मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सिंधिया, मुरैना और भिंड के दौरे पर रहेंगे, साथ ही बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो एक तरफ मरवाही में भी चुनावी बिसात बिछी हुई है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों के लिए चुनावी बिसात है और इसके चलते लगातार जो दिग्गज हैं वो चुनावी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने ब्यावरा से उम्मीदवार बनाया रामचंद्र दांगी को और साथ ही बीजेपी के नारायण सिंह पवार को ये कड़ी टक्कर देंगे। गोवर्धन दांगी के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। गोवर्धन दांगी जो कि काफी बीमार हुए थे और उनका निधन हो गया था, उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी और इस सीट के खाली होने के बाद एक साथ ही पूरे 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार तय किया और कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को टिकट दिया है जो कि ब्यावरा सीट से उम्मीदवार हैं और बीजेपी के नारायण सिंह भी ब्यावरा सीट से उम्मीदवार हैं, जिनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को उम्मीदवार घोषित किया है और गोवर्धन दांगी के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। तो अब ब्यावरा में कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद और चलिए इसके पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। भूमाफिया बताने पर पहली बार बोले सिंधिया, कांग्रेस के आरोप पर पहली बार बोले सिंधिया कि आप और हम जानते हैं मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। सवाल उन लोगों से है जो नए नए महाराज बने हैं। मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ, यह मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है जो कि कई उन दिग्गजों के ऊपर सवाल खड़े करता है जिन्होंने राजनीति में खुद से आकर अपनी पहचान बनाई और खुद से अपनी संपत्ति भी इकट्ठी की है।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्वालियर में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने भूमाफिया बताने पर पहली बार सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप पर पहली बार सिंधिया बोलते हुए कि आप और हम जानते हैं कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। सवाल उन लोगों से है जो नए नए महाराज बने हैं। मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ, यह मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बड़ा बयान है और ये बयान कई लोगों को निशाने पर लेता है। तो भूमाफिया बताने पर सिंधिया ने जवाब दिया। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने साफ कहा कि सबको मालूम है मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। बार बार एक बात कहते हैं, आप पे एलिगेशन लगाते भी नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली है, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाते? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूं जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। वो बार बार एक बात कहते हैं, आप पे एलिगेशन लगाते। तो सुना आपने, मेरी पैदाइश यदि मेरे घर में हुई है तो मैं स्वीकार करता हूं यदि उनकी गलती है तो, ये भी कह रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो नए नए महाराज बने हैं उन पर ये सवाल खड़ा होता है, जैसा कि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, जो आरोप उन पर लगे हुए हैं सरकारी संपत्ति को कब्जे में लेने का, इसके सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये सवाल उनसे करिए जो नए नए महाराज बने हैं।